हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, आज से शुरुआत करेंगे बिहार पुलिस का रोजाना एक सेट। सबसे पहले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे, चावल पकने में सबसे अधिक समय लगता है। हाँ दोस्तों, ये रोजाना आएगा, ये सेट रोजाना आएगा जब तक एग्जाम्स नहीं होते हैं, और रोजाना शाम में आपको मिलेगा। आज पहला दिन है, उसके बाद रोजाना ये अपने समय से आ जाया करेगा। दोस्तों को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं तो। देखिए, पहले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न जो कहता है, चावल पकने में सबसे अधिक समय लगता है, कहाँ लगता है सो देखें। ऑप्शंस आप यहाँ पे देखें, समुद्र तल पर, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर, या समुद्र तल के 100 मीटर नीचे एक पनडुब्बी में। चार ऑप्शंस हैं आपके, आपका सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर। चलिए दूसरे नंबर सवाल पे चलेंगे। दूसरा नंबर सवाल कहता है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है। ऑप्शंस आप यहाँ पे देखें, पुतली के द्वारा, परितारिका के द्वारा, श्वेत पटल के द्वारा, आंख के लेंस के द्वारा। चार ऑप्शंस हैं आपके, चार ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पुतली के द्वारा। पुतली के द्वारा आंख में जो भी प्रवेश करता है प्रकाश की किरण, उसको कंट्रोल करता है पुतली। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला सवाल कहता है, एक आवर्धक लेंस में होता है, क्या होता है सो यहाँ पे देखें, एक सरल उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। तीसरा नंबर सवाल आप देख लें, आसान लगेगा लेकिन ये परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये प्रैक्टिस के दृष्टि से बहुत अच्छा है। प्रैक्टिस बहुत करें, रोजाना प्रैक्टिस सेट लगाएं। यहाँ पे हम डिस्कशन के साथ बताते जाएंगे। लेंस आप जानते हैं, आवर्धक लेंस जो होता है ये उत्तल लेंस के उदाहरण होते हैं, यानी कि एक सरल उत्तल लेंस होता है आवर्धक लेंस। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला सवाल कहता है, यह है चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उच्चतम होती है। विशिष्ट ऊष्मा की बात हो रही है, उच्चतम होती है। लोहा, तांबा, पारा या फिर जल। चार ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शंस के अनुसार आप आंसर लगा सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा जल। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा उच्चतम होती है किस पदार्थ की, तो ये चार ऑप्शंस में से जल हो जाएंगे। अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल कहता है, पांचवा, एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है। ऑप्शंस, कम भार का, अधिक भार का, भारहीनता का, कुछ भी नहीं। चार ऑप्शंस हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, इसे पॉज करके रोक के आप लगा सकते हैं, इस प्रैक्टिस शीट को बना सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा भारहीनता का। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव कैसा होता है, भारहीनता का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला सवाल कहता है, छठा नंबर, तेल या वसा का क्षारीय जल अपघटन देता है साबुन, और क्या देता है। चार ऑप्शंस आप यहाँ पे देख लें, चार ऑप्शंस है, इथेनॉल है, ग्लाइकोल है, ग्लिसरॉल है, इथेनोइक अम्ल है। चार ऑप्शंस में से आपका सही जवाब क्या होगा ये देखें, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लिसरॉल। क्षारीय जल अपघटन जो देता है तेल या वसा या साबुन और क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल कहता है, सातवां नंबर, 50 प्रश्नों का यह जीएस का सेट है, जिसमें सारे जैसे कि जनरल साइंस भी हैं, इतिहास है यानी कि हिस्ट्री है, पोल साइंस है, फिजिक्स, जियो को भी लिया गया है, तो इस तरह से सभी का यहाँ पे समूह है। सातवां नंबर सवाल आप यहाँ पे देखें, कहता है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। ऑप्शंस आप देखें, मुख में, अमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में। बड़ी आंत इंटेस्टाइन भी बोला जाता है आंत को, अमाशय मुख में। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दे कि मानव में पाचन कहाँ से शुरू होता है, ठीक है, कहाँ से शुरू होता है, ठीक है,
तो ये कहाँ से होता है? मुख से होता है। ध्यान से देना, मानव शरीर में जो पाचन कहाँ से शुरू होता है, ये क्वेश्चन आता है, आसान है, मुख से शुरू होता है। आमाशय में आप देख पढ़े होंगे HCl स्रावित होती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होती है। और मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है ये आमाशय में ही होता है। प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है? यह एमिनो एसिड से बना होता है। ये भी आप याद रखें, ये 22 तरह के एमिनो एसिड से बने होते हैं ये प्रोटीन। मानव शरीर में जो प्रोटीन होते हैं पाचन होता है कहाँ? आमाशय में होते हैं। और ये एमिनो एसिड से बने होते हैं, 22 तरह के एमिनो एसिड होते हैं। आमाशय से स्रावित होने वाले जो अम्ल हैं HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका सही जवाब हो गया। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल कहता है, 8वां देख लें यहाँ पे। 8वां कहता है खाना पकाने के चिपचिपाहट रहित बर्तन में निम्नलिखित में किसका लेप किया रहता है? कह सकते हैं कि बर्तन किस चीज़ का बना होता है? लेप यानी कि उसमें किस चीज़ का लेप रहता है खाना पकाने के? चिपचिपाहट रहित यानी कि चिपचिपा नहीं होता है अगर वो लेप लगा हुआ रहता है तो। ऑप्शंस आप काला रंग, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथिलीन और टेफ्लॉन। तो आप ऑप्शन जैसे ही देखेंगे आप आंसर मार देंगे, टेफ्लॉन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल कहता है, देखिए 9वां नंबर सवाल। 9वां नंबर सवाल कहता है, 9वां नंबर सवाल कहता है, यहाँ पे पढ़ें, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट की बात हो रही है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शंस आप 4 गो हैं, यहाँ देख लें। आर्गन, मीथेन, पारे की वाष्प और आर्गन, हीलियम, पारे की वाष्प, हीलियम और आर्गन। देखिए इनर्ट गैस जो होती है, इनर्ट गैस यह इसे हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है। इनर्ट गैस या फिर अक्रिय गैस कहते हैं। ये 6 तरह के होते हैं। और भी सीखने की चीज़ें हैं। एक रेडॉन जो होती है अक्रिय गैस, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, रेडॉन। इनर्ट गैसें जो होती है वो बल्बों में भरी जाती है, ट्यूबलाइट में भरी जाती है। तो यहाँ पे देखें कौन सी हो जाएगी, तो ये आर्गन हो जाएगा और पारे की वाष्प हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़, ये दोनों आंसर इसमें होगा। ट्यूबलाइट में जो गैस भरी जाती है ये पारे की वाष्प होती है और आर्गन होती है, ठीक है। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल 10 नंबर है। क्वेश्चंस ध्यान से देख लें। कहता है खुरपका मुंहपका रोग पशुओं में होता है। खुरपका मुंहपका, इसे अगर आप समझें तो खुरपका इसको FOOT फुट भी बोला जाता है, मुंहपका यानी कि माउथ बोला जाता है, और डिजीज इसको बोला जाता है, डिजीज, ठीक है। यानी कि तीनों को मिला के FMD डिजीज इसे बोला जाता है, जो कि वायरस से होने वाला रोग है। वायरस से ये रोग फैलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विषाणु से। खुरपका मुंहपका जो रोग होता है वो पशुओं में होता है और यह वायरस जनित रोग है, जिसे FMD भी बोला जाता है, यानी कि फुट माउथ डिजीज बोला जाता है। अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्या कहता है, मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस आप यहाँ पे देखें। लार का निर्माण करना, रोगाणुओं का विनाश करना, हार्मोन का स्रावन करना या फिर खमीर का स्रावन करना। इसका सही जवाब आप देखें, अगर आप पढ़े होंगे तो इसका सही जवाब यहाँ पे देख लें, रोगाणुओं का विनाश करना हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रोगाणुओं का विनाश। ये टॉन्सिल जो आप पढ़ रहे हैं, टॉन्सिल, ठीक है, टॉन्सिल, ये टॉन्सिल जो पढ़ रहे हैं ये एक प्रकार का उत्तक है, टिश्यू होता है। उत्तक एक प्रकार का उत्तक होता है, ठीक है। ये टॉन्सिल एक प्रकार का उत्तक है। इसे आप कह सकते हैं फिल्टर के रूप में यह काम करता है। यह शरीर के में फिल्टर के रूप में काम करता है, प्रोटेक्शन भी देता है, रक्षा तंत्र के रूप में भी यह काम करता है, रक्षा तंत्र के रूप में भी यह काम करता है। और यह टॉन्सिल जो होता है एक एंटीबॉडी क्रिएशन करता है, एंटीबॉडी का क्रिएशन करता है, यानी कि रोगाणुओं का विनाश करने में टॉन्सिल बहुत हद तक कार्य करता है, ठीक है। आगे देखें। अब देखें 12 नंबर सवाल। स्टेनलेस स्टील में किन तत्वों का मिश्रण होता है? स्टेनलेस स्टील में किन तत्वों का मिश्रण होता है?
ध्यान से क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ें, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। ऑप्शंस आप देख लें यहाँ पे, तो ऑप्शंस के अनुसार आपका सही जवाब हो जाएगा निकेल, कार्बन, फेरस और क्रोमियम। 4 तरह के इसमें तत्व मिलाए जाते हैं। ये मिश्र धातु होता है, स्टेनलेस स्टील जो होता है वो मिश्र धातु होता है। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला सवाल 13 नंबर का है। 13 नंबर सवाल कहता है अफीम एक पादप उत्पाद है, निम्नलिखित से प्राप्त किया जाता है। पादप उत्पाद कह सकते हैं, प्लांट प्रोडक्टिव है, ये प्लांट प्रोडक्ट है। सूखी पत्तियों से, सूखे लेटेक्स से, जड़ से या फिर तने की छाल से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूखे लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल देखें, 14 नंबर सवाल। 14 कहता है नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक है। नई कोशिका जो बनता है तो कौन सा संबंधित मुख्य ऊतक है जिससे यह नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऑप्शंस आप यहाँ पे देखें, चार ऑप्शंस हैं, हरित, मृदु, दृढ़ और विभाज्य ऊतक। तो ये दृढ़ ऊतक का उदाहरण है। दृढ़ ऊतक नई ऊतक को बनाने में मदद करते हैं या कारक कह सकते हैं। अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल जो है वो 15 नंबर सवाल है। देखिए आसान है। क्या है, मनुष्य के कंकाल में कुल कितने अस्थि होते हैं, अस्थियों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। 204, 206, 208, 214। ये तो आंख बंद के मारने वाला है। 206 बहुत आसान है। 206 कंकाल तंत्र में पाया जाता है अस्थि। अस्थि की अगर बात करें तो 206 तरह के जो अस्थि होते हैं, इसमें सबसे सॉफ्ट या कह सकते हैं कोमल अस्थि, कोमल, ठीक है। तो कोमल ये अस्टाइप्स कहलाता है, अस्टाइप्स। और ये कहाँ पाया जाता है, ये कान में पाया जाता है। कोमल भी कह सकते हैं और छोटी छोटी हड्डी भी कह सकते हैं, ठीक है। और सबसे अगर हार्ड की बात करें तो हार्ड जो बोन होता है ये दांत में पाया जाता है, ठीक है, दांत में पाया जाता है, जिसे एनामेल कहते हैं, एनामेल ऑफ टीथ, यानी कि दांत का जो ऊपरी परत होता है वो बहुत हार्ड होता है। शरीर का सबसे हार्ड अस्थि कहा जाता है उसे। फीमर जो होता है, फीमर की अगर हम बात करें तो फीमर जो होता है वो सबसे लॉन्ग होता है, यानी कि लंबी अस्थि कह सकते हैं, लंबी अस्थि कह सकते हैं, फीमर होता है। तो इस तरह से हर चीज को आप नोट करते जाएं या फिर देखते जाएं। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला सवाल जो कहता है 16 नंबर सवाल। देखिए 16 नंबर सवाल को आप यहाँ पे देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग निम्नलिखित की आयु का पता लगाने में होता है। ऑप्शंस आपके पास हैं, भवन, जीवाश्म, पत्थर, शिशु। 4 ऑप्शंस हैं आपके। तो रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसे हम लोग C14 पद्धति भी कहते हैं, इसका जो उपयोग किया जाता है ये जीवाश्म के आयु का पता लगाने में किया जाता है। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल कहता है 17 नंबर सवाल, पीने वाला सोडा होता है। ऑप्शंस आपके पास है, उदासीन, ऑक्सीकारक, प्रकृति से अम्लीय, प्रकृति से क्षारीय। तो आप यहाँ पे देखें, पीने वाला जो सोडा होता है जिसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी कहते हैं, उसमें जो होता है वो प्रकृति से अम्लीय होता है। तो ये सी चीज़ें जानने योग्य चीज़ें हैं। अम्ल जो होता है, अम्ल किसी भी चीज़ को कैसे हम लोग अम्ल इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को भी आप समझें। क्षार कैसे आप समझेंगे, अम्ल किसे कहते हैं। 7 से जो कम हो वो अम्ल कहलाता है, और 7 से जो ऊपर हो वो क्या कहलाएगा, 7 से कम, ठीक है। 7 से कम, 7 से कम अगर हो तो क्या कहलाएगा, अम्ल। 7 रहने पर उदासीन। पीएच मान की हम बात कर रहे हैं, पीएच मान, ठीक है, पीएच मान की बात कर रहे हैं। 7 से अगर कम हो तो अम्ल, 7 हो तो उदासीन, अगर 7 से अधिक हो, ठीक है, 7 से अधिक हो तो इसे हम लोग क्षार के नाम से जानते हैं। तो ये 3 चीज को जरूर आप याद रखें। 7 से कम हो तो अम्ल, 7 हो तो उदासीन, 7 से अधिक हो तो क्षार। ये पीएच मान की हमने बात की। उसके बाद अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल कहता है 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण। आसान है इसलिए इसमें समय नहीं लेना है। देखिए 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण अगर हम लोग मिश्रित करते हैं तो वो मिश्र धातु कहलाता है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो गया, कांसा हो गया, पीतल हो गया, तो ये सारा जो होता है वो मिश्र धातु के उदाहरण होते हैं। इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना है। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे।
अगला नंबर जो सवाल है ये देखिए, कहता है डीएनए में निम्नलिखित इकाई होती है। सबसे पहले जाने डीएनए क्या होती है। तो क्रोमोजोम आप सुने होंगे, क्रोमोजोम गुणसूत्र जिसे हम लोग कहते हैं, गुणसूत्र की इकाई होती है, एक यूनिट होती है, ठीक है। ये यूनिट होती है किसका, क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम का, ठीक है, जिसे हम लोग गुणसूत्र भी कहते हैं, गुणसूत्र, गुणसूत्र भी कहते हैं, ठीक है, गुणसूत्र भी कहते हैं। गुणसूत्र का एक इकाई यूनिट होता है डीएनए। डीएनए मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का मतलब, और इसका इकाई की अगर हम बात करें तो इसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोटाइड के नाम से इसे हम जानते हैं। अब अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। 20वां नंबर सवाल यहां पे देख लें, किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं। ऑक्सीकरण, उपचयन, निर्जलीकरण या फिर बाष्पीकरण। आसान सवाल है, समय नहीं लेना है इन सब में, निर्जलीकरण कहलाता है। अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर जो सवाल है, तारों वो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत तारा या फिर सूर्य, नाभिकीय विखंडन है या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, विद्युत बल या फिर नाभिकीय संलयन है। बहुत आसान है, इजी है, इसे नाभिकीय संलयन हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है। क्या अपरिवर्तित रहता है, ध्यान से देखें, ध्वनि की बात हो रही है। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या चेंजेस नहीं होते हैं, ये बताना है। तो यहाँ पे बताना है क्या चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति चेंज नहीं होता है। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो उसका अपरिवर्तित रहती है आवृत्ति। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल कहता है 23 नंबर सवाल। 23वां नंबर सवाल देखिए, आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। 23 देखें, पिंच ब्लेड अयस्क है। अयस्क जरूर याद रखें, मोटा मोटी जो भी अयस्क है उसको याद कर लें। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, पिंच ब्लेड जो होता है वो रेडियम का अयस्क होता है, रेडियम का। अगर एल्युमिनियम की बात कर लें तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से निष्कर्षित होता है, बॉक्साइट इसको कहते हैं, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट से ये निष्कर्षण होता है इसका। कांच को Si2 भी बोला जाता है, जिसे रेत का एक भाग भी कह सकते हैं कांच को। रेडियम पिंच ब्लेड हो गया। चांदी जो होता है अर्जेंटाइन, इसका अयस्क का नाम है। उसके बाद आगे चलें 24 नंबर पेज। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है लेंस की शक्ति मापी जाती है। किस चीज़ में मापी जाती है, इसे देख लें। इकाई जरूर याद रखें, इकाई वाट में, ल्यूमेन में, डायोप्टर में, कैंडिला में। तो लेंस की जो शक्ति होती है ये मापी जाती है डायोप्टर में, यानी कि लेंस का जो इकाई होता है, यूनिट होता है, वो डायोप्टर होता है। वाट आप जानते होंगे, शक्ति का वाट होता है। उसी तरह ल्यूमेन जो होता है वो फ्लक्स का होता है। उसी तरह कैंडिला जो होता है वो ज्योति तीव्रता का होता है, ज्योति तीव्रता का होता है, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को, वाट शक्ति का होता है, ल्यूमेन फ्लक्स का होता है, कैंडिला ज्योति तीव्रता का होता है, डायोप्टर लेंस। याद रखना है इस चीज़ को। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल कहता है, अगला नंबर सवाल कहता है TERLS क्या है। TERLS क्या है, यह एक भारत द्वारा प्रक्षेपित एक सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है नंबर 26 नंबर सवाल यहाँ पे देख लें। ओम मात्रक है, तो ओम आसान है इसलिए इसे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगला देखेंगे, अगला जो सवाल है
27 नंबर सवाल, डिजिटल प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? डिजिटल प्रणाली, इसे अगर आप ध्यान से देखें, सिर्फ ऑप्शंस को देखें, इसका सही जवाब आपके नज़र में आ जाएगा। ठीक है, आपका सही जवाब बी हो जाएगा कंप्यूटर पर। अगला सवाल कहता है, देखिए 28 नंबर, एलिसा जांच संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, कैंसर का, टीबी का, एड्स का या फिर हृदयाघात का। इसका सही जवाब हो जाएगा एलिसा जांच जो किया जाता है वो एड्स का किया जाता है। एड्स को HIV बोला जाता है, ध्यान देना है, ये वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग है HIV। ठीक है, उसके बाद अगले नंबर सवाल पे, अगला नंबर सवाल कहता है नंबर 29 नंबर सवाल, सामान्य स्वस्थ मनुष्य में हृदय कितनी बार धड़कता है? देखिए आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, 72 बार। ठीक है, अगला सवाल देखें, 30 नंबर सवाल आएगा। 30 नंबर सवाल यहाँ पे, 1 ग्राम वसा, देखें यहाँ पे ध्यान से, 1 ग्राम वसा देता है, क्या देता है? 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे, अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। देखिए क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है ये देख लें, ये एक एक करके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान से देखें। हाँ, क्वेश्चंस यहाँ पे देखें, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? ये ध्यान देना है, प्राक्कलन समिति संसद की किस सदन की समिति है? आप यहाँ पे ऑप्शंस देख लें, लोकसभा राज्यसभा दोनों की संयुक्त समिति है, किसी का नहीं। ऑप्शंस ये 4 हैं। तो प्राक्कलन समिति जो होता है वो लोकसभा का समिति होता है, संसद में जो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद अगर पूछा जाए, संसद किस किस चीज़ से बना होता है? संसद जो होता है वो निर्मित होता है लोकसभा से, राज्यसभा से और एक राष्ट्रपति से। याद रखना है, राष्ट्रपति से। ये तीनों को अगर मिला दिया जाए तो ही संसद पूर्ण होता है। ठीक है, तो संसद पूर्ण होता है। अगर प्राक्कलन समिति की बात की जाए तो इसमें सदस्यों की संख्या जो होता है वो 30 होता है। ठीक है, सदस्यों की संख्या 30 होता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वही प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष होते हैं। एक और बात इसमें ये जो गठन किया गया था 1950 ईस्वी में किया गया था प्राक्कलन समिति का। प्लस एक और चीज याद रखने वाली चीजें हैं, ये प्रत्येक वर्ष गठन किया जाता है। ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष इसका गठन किया जाता है। तो इन सारे पॉइंट को आप जरूर नोट कर लें। अगला नंबर सवाल कहता है 32। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य समाप्त हुआ। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, 370 धाराएं वहां पे लागू थी। 370 धारा को जब समाप्त किया गया और उसका पुनर्गठन किया गया तो जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। और यह सारी प्रक्रिया कब की गई? तो यह प्रक्रिया की गई 2018 ईस्वी में। अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल कहता है 33 नंबर सवाल, लोकसभा अध्यक्ष की समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। ये 4 ऑप्शंस आप यहाँ पे देख लें, एक एक करके आया है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, सरकारी उपक्रम समिति, सामान्य विज्ञान, ये अलग चीजें हैं। सरकारी उपक्रम समिति, तो लोकसभा अध्यक्ष की समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। अभी तुरंत हम पिछले प्रश्न में हम बता चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो प्राक्कलन समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे आप आसानी से समझ गए। अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल जो 34 नंबर सवाल, क्वेश्चन यहाँ पे देखें, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा भले लगे लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब किसी शेविंग ब्रश बोला जाता है, जो शेविंग करते समय ब्रश यूज किया जाता है, पानी से निकाला जाता है तब उसका जो बाल होता है वो किस कारण से चिपक जाते हैं? आप ऑप्शन यहाँ पे देखिए, श्यानता, पृष्ठ तनाव, घर्षण और प्रत्यास्थता। ये 4 ऑप्शंस में आपकी ये जो पृष्ठ तनाव है इसको सरफेस टेंशन भी बोला जाता है। सरफेस टेंशन, ठीक है, पृष्ठ तनाव या फिर सरफेस टेंशन बोला जाता है। इसके कारण ही शेविंग ब्रश जो होता है आपस में चिपक जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझें, नोट करते जरूर जाएं। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे।
अगला नंबर सवाल यहाँ पे देखें, 4 ऑप्शन हैं। क्वेश्चन कहता है पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। एक पंचायत का क्षेत्र, और हाँ दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है। एक और बात है यहाँ पे कि ये जो चैनल है इस पे जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं यहाँ पे दी जाती है, प्लस आपकी तैयारी के लिए ये सारी प्रक्रिया की जा रही है, तो जरूर इस पे ध्यान दें, थोड़ा सा शेयर जरूर करें। तो एक पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। ऑप्शंस देखें, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, मंडल के आयुक्त द्वारा। तो ये आसान है, जैसे ही आप देखेंगे इसको बना लेंगे। ये राज्य चुनाव आयोग द्वारा क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे, 36 नंबर सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे लाए गए हैं आपके लिए। देखिए ये सवाल थोड़ा सा, किस राज्य से संबंधित व्यक्ति अब तक सर्वाधिक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 4 राज्य हैं। 4 राज्य में से आपको ये बताना है कि किस राज्य से सर्वाधिक राष्ट्रपति बने हैं। तो ये केरल हो गए, ठीक है। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल 37 नंबर सवाल देखिए, 37 नंबर कहता है रेगुर नाम है। रेगुर किसका नाम है, रेगुर क्या है, ये बताना है। तो सबसे पहले ये जाने कि भारत में जो मिट्टी का विभाजन किया गया है वो 8 प्रकार का मिट्टी, 8 प्रकार के यहाँ पे विभाजन किए गए हैं। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कछाड़ी, लेटेराइट मिट्टी। ये 4 ऑप्शंस में से रेगुर नाम जो होता है वो काली मिट्टी का नाम होता है, ठीक है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाने जाते हैं। 38 नंबर, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? बांध के बारे में पूछा गया, जियो से प्रश्न है ये। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ये चारों नदी जो है ये दक्षिण की नदी है, ध्यान देना है, ये दक्षिण की नदी है। नर्मदा के बारे में आप जानते होंगे, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ताप्ती और नर्मदा, ये दोनों नदियां जो है ये पश्चिम की ओर बहती है। बाकी सारी नदियां जो है वो पूरब की ओर बहती है, आके मिलती है समुद्रों में। जबकि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सारी दक्षिण की नदियां हैं। तो अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पे बांधी गई है। उसके बाद अगला सवाल है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? जन्मदाता की चर्चा हो रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डुप्ले। सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को कहा जाता है, जबकि बेलेजली जो है वो सहायक संधि को लागू करने वाला है भारत में, ठीक है। लॉर्ड बेलेजली उसका नाम है। लॉर्ड डलहौजी का नाम आप सुने होंगे। लॉर्ड डलहौजी कौन है? लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 से 1856 ईस्वी तक यह भारत के वायसराय रहे, गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं इसे। ये भारत में रेल के जनक कह सकते हैं, रेल के जनक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इनके कार्यकाल में ही 1853 ईस्वी में रेलवे का विकास हुआ था। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। व्यक्तिगत सिद्धांत को भी लॉर्ड डलहौजी ने ही दिया था। अगला नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। अगला नंबर सवाल कहता है 40 नंबर सवाल, ठीक है। 40 नंबर सवाल कहता है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब किसके द्वारा किया गया था? अलवार संतों द्वारा, सूरदास, सूफी, तुलसीदास द्वारा। तो ये 4 ऑप्शन है आपके, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अब देखिए यहाँ पे अगले नंबर सवाल पे 41 नंबर सवाल, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल, सैन्य अभियान, भू राजस्व, चित्रकला और हास परिहास। टोडरमल आप जानते होंगे अकबर के समय का यह एक भू राजस्व इससे संबंधित है। टोडरमल उसी से संबंधित है, भू राजस्व से संबंधित टोडरमल का नाम आता है। अगला नंबर सवाल कहता है 42 नंबर सवाल, 42, रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? रैयतवाड़ी प्रथा की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत टॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी। कॉर्नवालिस कब से कब तक था? 1786 से 1793 तक यह भारत का गवर्नर जनरल रहा है। कॉर्नवालिस को कह सकते हैं सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, इसे सिविल सेवा
का जनक भी इसे कहा जाता है। लॉर्ड डालहौजी के बारे में हम बता चुके हैं। तो रैयतवाड़ी प्रथा, टॉमस मुनरो, याद रखना है इस चीज़ को, एक एक चीज़ को आपको नोट करते जाना है। चलिए अगला नंबर सवाल 43 निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं, ये बताना है। देखिए बदरुद्दीन तैयब जी बने हैं, बाल गंगाधर तिलक नहीं बने हैं, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर बात कर लें बदरुद्दीन तैयब जी की, तो ये 1887 ईस्वी में ये मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात कर लें तो ये 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले जो बनारस में अधिवेशन किया गया था उसकी अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। बंग भंग आंदोलन 1905 ईस्वी में ही हुआ था, याद रखना है। बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन ये 1905 ईस्वी में ही हुआ था। क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है। क्या हुआ था? बंग भंग 1905 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो ये अध्यक्ष बने थे 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो 1938 ईस्वी में बने थे हरिपुरा अधिवेशन में। उसके बाद 1939 ईस्वी में ये चुने गए थे कांग्रेस के अधिवेशन में, जो अध्यक्ष ये 1939 का जो हुआ था चुनाव, उसमें भी ये अध्यक्ष बन गए थे। किनको हराए थे? तो पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे, पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे, ठीक है। लेकिन बाद में चल के कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण ये त्यागपत्र भी दिए और कांग्रेस को भी छोड़ दिए। तो इस तरह से 43 नंबर सवाल देखिए। उसके बाद 44 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक है। साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? देखिए यहाँ पे किस उद्देश्य से आया था ये बताना है। ऑप्शंस आपके यहाँ पे हैं। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा सुधार हेतु, कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु, शारीरिक क्षमता मूल्यांकन हेतु, चार ऑप्शन हैं आपके। तो साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन आया था, याद रखना है, 3 फरवरी को, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था साइमन कमीशन। तो इस चीज को आप नोट कर लें। किस लिए आया था? तो ये प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था, ठीक है। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए ये साइमन कमीशन आया था 1928 ईस्वी में। चलिए यहां देखें, 1857 की क्रांति के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? ऑप्शंस मेरठ, झांसी, दिल्ली, लखनऊ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली को दोबारा कब्जा किया गया था। किसके द्वारा? तो ये अंग्रेजों के द्वारा, जब 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था। तो उसके बाद अगला सवाल पे हम लोग चलेंगे, 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? भद्रावती, सेलम, विशाखापत्तनम, रेणुकूट। सही जवाब आप यहां देख लें, रेणुकूट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 47 नंबर। देखिए 47 क्या कहता है? वंदे मातरम सबसे पहले किस में प्रकाशित हुआ था? किस में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन केसरी, गीतांजलि, हरिजन, आनंद मठ, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आनंद मठ, ठीक है। वंदे मातरम जो सबसे पहले प्रकाशित किया गया था ये आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था। वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1896 के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में। किसके अधिवेशन में? कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, याद रखना है इस चीज को, कोलकाता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो सयानी साहब किए थे, ठीक है। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में ये सबसे पहले बार गाया गया था वंदे मातरम, कोलकाता में हुआ था। सयानी साहब इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसमें एक पॉइंट है कि इसे जो गाया था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, ठीक है। गाया था, तो इस चीज को भी आप नोट कर लें। अगला नंबर सवाल है
देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की चर्चा हो रही है। विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन या फिर रामकृष्ण परमहंस? सही जवाब आप देखें यहाँ पे, इसका सही जवाब हो जाएगा विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला नंबर सवाल, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय कौन कौन है, ध्यान देना है। जल को नवीकरणीय किया जा सकता है, सौर को किया जा सकता है, पवन को किया जा सकता है, जबकि कोयला को नहीं किया जा सकता। इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें अगला और अंतिम सवाल आज का। अंतिम सवाल है दोस्तों, 50 प्रश्नों का यह जीएस का सेट है और रोजाना यह शाम में आएगा, तो प्यार जरूर दें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। क्वेश्चंस यहाँ पे देख लें। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार, सबसे पहले आप जानें कि जो कोयला होता है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स कोयला। ये 4 तरह के कोयला होते हैं, कोयला पाए जाते हैं। सबसे बेस्ट किस्म के जो कोयले होते हैं, सर्वोत्तम कोयला जिसको हम लोग कहते हैं, ये एंथ्रासाइट होते हैं। एंथ्रासाइट कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है वो लगभग 96% से ज़्यादा होता है। पीट जो कोयला होता है वो सबसे निम्नतम कोयला होता है, निम्नतम कह सकते हैं, निम्न कोयला होते हैं पीट। जबकि लिग्नाइट जो होते हैं 2 नंबर पर बिटुमिन्स कह सकते हैं, 3 नंबर पर लिग्नाइट और 4 नंबर पर इसको सबसे निम्नतम कोयला ये पीट कहलाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।